धर्मशास्त्रों के राजनीतिक परंपरा का अध्ययन करने के बाद प्राचीन भारत में एक दूसरी परंपरा आती है। उसको अर्थशास्त्र की राजनीतिक परंपरा कहा जाता है। आपने सुना होगा कि अर्थशास्त्र मतलब कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के पहले ही श्लोक में लिखा कि हमने जिस अर्थशास्त्र का प्रणयन किया है वह अर्थशास्त्र मेरा नहीं है। हमने अपने पूर्ववर्ती सारे अर्थशास्त्रों को खंगाल कर उसमें मूल्यों को लेकर हमने अपने अर्थशास्त्र का निर्माण किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रणयन के बाद या लेखन के बाद या उसके पहले भी प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की एक व्यापक परंपरा थी और अर्थशास्त्र की वो व्यापक परंपरा भारत के प्राचीन भारत में बहुत गंभीरता से चलायमान थी। अब वो अर्थ भारत में जो कौटिल्य के पहले की अर्थशास्त्र परंपरा है वो कहां है? उसका कोई ग्रंथ है कि नहीं है? उस परंपरा के बारे में कोई बहुत जानकारी है कि नहीं है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभारत ने अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्रियों का नाम दिया जो कौटिल्य से भी बड़े थे और उनका अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन, प्राचीन भारत के राजनीतिक मूल्य और प्राचीन भारत के संस्थागत राजनीतिक व्यवस्थाओं की व्याख्या करता है। वो हमें आज तक मिला नहीं। क्या हुआ? कौटिल्य के पूर्व का अर्थशास्त्र क्या हुआ? हुआ यूं कि 1000 वर्ष ईस्वी के आसपास जब भारत पर हमले हुए बाहरियों के, आक्रांताओं के, तो उन्होंने भारत की संपत्ति तो जरूर लूटी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की वह बात यह की कि उन्होंने भारत के ज्ञान परंपरा को ही नष्ट कर दिया। विशाल भारत की विशाल ज्ञान परंपरा, भारत की विराट ज्ञान परंपरा, ऐसी ज्ञान परंपरा, वैसी ज्ञान परंपरा पश्चिम के देशों के पास उस समय थी ही नहीं। हमारा ज्ञान परंपरा लुट गया, नष्ट कर दिया गया। अब हम अपनी ज्ञान परंपरा को, अपनी राजनीति परंपरा को, अपने राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा को जो ग्रंथ मिले उनसे खोजने का प्रयास किया और उनसे यह स्पष्ट हुआ कि हमारी राजनीतिक ज्ञान की परंपरा अद्भुत थी और जो आधुनिक समय के सारे राजनीतिक प्रश्नों का समाधान करती दिखाई पड़ती है। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। महाभारत ने उस अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्रियों का नाम बताया। कौटिल्य ने नाम नहीं बताया, महाभारत ने बताया। तो इसका मतलब था कि महाभारत से पहले प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की ज्ञान परंपरा उपलब्ध थी। उन्होंने जिन अर्थशास्त्रियों का ज्ञान परंपरा में नाम बताया उनका नाम आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। महाभारत कहता है कि पहला अर्थशास्त्री भारत में था, बहुदंती पुत्र उसका नाम था, उसका अर्थशास्त्र था। जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र था उसी तरह से बहुदंती पुत्र अर्थशास्त्र था। यह भारत का पहला अर्थशास्त्री और राजनीतिक विज्ञानी था। दूसरा उन्होंने नाम बताया दीर्घपारायण। दूसरा जो अर्थशास्त्री था वह दीर्घपारायण था, उसका नाम था, और उसका अर्थशास्त्र था दीर्घपारायण अर्थशास्त्र। तीसरा जो नाम था घोटकमुख, उस अर्थशास्त्री का नाम था, उसका अर्थशास्त्र था घोटकमुख अर्थशास्त्र। चौथा था कणिक। चौथा जो अर्थशास्त्री था उसका नाम था कणिक,
उसके ग्रंथ का नाम था कणिक अर्थशास्त्र। पांचवा था भारद्वाज, उसके अर्थशास्त्र का नाम था भारद्वाज अर्थशास्त्र। छठा था कात्यायन, कात्यायन का अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध था, उसके अनेक संदर्भ आज भी मिलते हैं, लेकिन वो पुस्तक नहीं मिली। उसके बाद किंजल्क था, उसका नाम था किंजल्क, उसका अर्थशास्त्र था जिसको कहा जाता था किंजल्क अर्थशास्त्र। उसके बाद पिशुनपुत्र था, उसका अर्थशास्त्र का नाम पिशुनपुत्र अर्थशास्त्र था। उसके बाद कौणप दंत था, उसके अर्थशास्त्र का नाम कौणप दंत अर्थशास्त्र था। उसके बाद पाराशर था, जिसके अर्थशास्त्र का नाम पाराशर अर्थशास्त्र था। उसके बाद पिशुन था, उसके अर्थशास्त्र का नाम पिशुन अर्थशास्त्र था। उसके बाद वातव्याधि था, उसके अर्थशास्त्र का नाम वातव्याधि अर्थशास्त्र था। और अंत में विशालाक्ष था, उसके अर्थशास्त्र का नाम विशालाक्ष अर्थशास्त्र था। और विशालाक्ष अर्थशास्त्र के बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है। वो भी अर्थशास्त्र गुम हो गया था। धन्य हो श्यामा शास्त्री जी का, जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र की खोज 1909 में की। अब अर्थशास्त्र की इतनी बड़ी परंपरा भारत से लुप्त हो गई। दरअसल हुआ ये कि भारत के राजनीतिक परंपरा को, जो सुस्पष्ट राजनीतिक परंपरा थी, जो समृद्ध राजनीतिक परंपरा थी, वो समृद्ध राजनीतिक परंपरा को भारत में आक्रांताओं ने नष्ट कर दिए। और भारत को जब उसके ज्ञान परंपरा से च्युत किया गया तो भारत कमजोर हो गया। भारत की मूल विशेषता उसकी ज्ञान परंपरा है, राजनीतिक ज्ञान की परंपरा है। अगर आज भारत के पास उसकी प्राचीन राजनीतिक ज्ञान परंपरा रही होती तो भारत न कभी गुलाम हुआ होता, न भारत कभी मुगलों के शासन के अधीन हुआ होता, और न भारत की आज ये दुर्गति होती, क्योंकि भारत समृद्ध था। भारत राजनीतिक परंपराओं से शून्य नहीं था, वह राजनीतिक परंपराओं का जन्मदाता था। आज आधुनिक भारत के जो राजनीतिक विज्ञानी वो नहीं मानते, नहीं मानेंगे कि भारत राजनीतिक विज्ञान का जन्मदाता है। वो अरस्तु को मानेंगे, वो प्लेटो को मानेंगे, क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हैं, वे अंधे हैं, वो खोज नहीं सकते। वो वास्तविक शोध करने वाले वैज्ञानिक नहीं है। इसीलिए भारत की राजनीतिक ज्ञान परंपरा पर जो कुछ भी बचा है उसकी खोज बहुत जरूरी है। और इसी संदर्भ में हम धर्मशास्त्र की राजनीतिक परंपरा के बाद अर्थशास्त्र की परंपरा पर विद्यार्थियों आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या हुआ अर्थशास्त्र ने? कौटिल्य ने, चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व रही होगी जिस समय कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। उस समय भी समाज की स्थिति गड़बड़ हो गई थी। भारतीय समाज की स्थिति सक्रांत हो गई थी। भारतीय समाज की स्थिति कमजोर हो गई थी तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भी। और उस कमजोर भारतीय समाज की संरचना को सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। और दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1909 में भारत में मिला। इतना लंबा कालखंड हम अपनी राजनीतिक परंपराओं के ज्ञान से विमुख थे। अब ये लंबी बातें हैं, इन लंबी बातों पर कभी अलग से कहिएगा तो अपनी बात रख दूंगा, लेकिन मुझे कोर्स के रूप में आपको इसको बताना है, इसलिए हम अर्थशास्त्र की परंपरा पर आगे बात करते हैं। धर्मशास्त्रों के बाद समाज में क्या हुआ?
धर्मशास्त्रों के बाद व्यक्ति समाज और लॉ, व्यक्ति समाज और विधि कानून और साथ में राज्य, इसके आंतरिक संबंधों में गंभीर परिवर्तन होते हैं। इसके पहले जो आंतरिक परिवर्तन था वो दूसरे ढंग का था। अर्थशास्त्र के भीतर जो परिवर्तन हुआ, जो संबंधों का परिवर्तन हुआ, उसमें गंभीर परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जो भारतीय समाज का रूप था, उसके बाह्य और आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से उसके भारतीय समाज पर दबाव बहुत पड़ने लगता है, क्योंकि इस समय भी विदेशी जातियां विभिन्न रूपों में भारतीय समाज को अपने साथ मिलाने, भारतीय समाज को अपने अनुसार ढालने के लिए प्रयत्नशील थी। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि समाज को टूटने का भय पैदा हो गया। भारतीय कभी नहीं चाहते कि समाज टूटे। भारतीय हमेशा समाज की एकजुटता के समर्थक रहे। भारतीय हमेशा यह चाहते हैं कि समाज की एकजुटता ही राष्ट्र और राज्य की एकजुटता का परिचायक है। इसलिए भारतीयों ने समाज को, जब जब समाज को टूटने का भय पैदा हुआ, तब तक भारतीयों ने, भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने, भारतीय राष्ट्र वैज्ञानिकों ने समाज को अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा, अपने साइंटिफिक मूल्यों के द्वारा उसको एकजुट करने और उसको बचाने के हमेशा प्रयत्नशील रहे। समाज का जो ढांचा कमजोर हुआ, उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या हुआ कि कैसे समाज का ढांचा बचे? तो राज्य का नाम है। समाज ने सोचा कि हम तो समाज को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे एकजुट हो? तो इसका दायित्व तो राज्य पर दे दो, क्योंकि राज्य के पास दंडात्मक शक्ति है, राज्य के पास कानून है, राज्य के पास कोष है, राज्य के पास सेना है, राज्य के पास दंड देने की क्षमता है। और उसके भय से समाज को तोड़ने वाले लोग भय से समाज को तोड़ने से बाज आएंगे। यह भाव था, और इस भाव को कौटिल्य अर्थशास्त्र ने अपने मंत्रों के माध्यम से बार बार उद्घाटित करने का काम किया। समाज में विधि का पालन होना चाहिए, समाज में कानून का पालन बहुत जरूरी है। तब भी समाज में कानून के पालन होने का प्रश्न था, और आज भी समाज में कानून के पालन होने का प्रश्न है। जब भी कानून टूटता है, समाज अराजक होता है। किसान आंदोलन में अगर कानून टूट रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कानून की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का मन बनाया, जिस माध्यम से बनाया। और यही स्थिति कौटिल्य अर्थशास्त्र के युग में भी थी। राज्य ने अपने दायित्व से पीछा नहीं छुड़ाया। राज्य ने कहा ठीक है, समाज में अगर टूटने का खतरा है तो हम समाज को टूटने से बचाएंगे, और राज्य इसमें मात्र उन्हीं की सहायता लेता है जो समाज को एकजुट करने की प्रक्रिया में लिप्त होते। सबसे सहायता भी नहीं लेता राज्य। सकारात्मक व्यक्तियों से राज्य सहायता लेता है, सशक्त समाज से राज्य सहायता लेता है, सभ्य समाज से राज्य सहायता लेता है। और परिणाम हुआ कि राज्य की शक्ति बढ़ी, और जब राज्य की शक्ति बढ़ी तो राज्य की संप्रभुता भी स्थापित होने लगी। जब राज्य समाज को बचाएगा तो राज्य की संप्रभुता समाज पर स्थापित होगी। वैदिक काल से आने वाली गणतंत्रात्मक राजनीतिक शक्तियां अब कुलीन तंत्र में परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब पहले गणतंत्र था, गणतंत्र असफल हुआ,
गणतंत्र समाज को नहीं बचा पाया। तो गणतंत्र समाज को नहीं बचाया तो परिवर्तन क्या हुआ कि गणतंत्र का रूप कुलीन तंत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। और गण शक्ति का जब ह्रास हुआ, जब जनता का ह्रास होने लगे तो क्या करेंगे? जनता का ह्रास होने लगेगा तो जनता को बचाने के लिए कोई व्यवस्था ले आनी पड़ेगी। तो जब गणतंत्र का ह्रास हुआ तो कुलीन तंत्र भारत में जन्म लेता है और राज्य का इससे संबंध होने से कुलीन तंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था का प्रारंभ होता है। इस कुलीन तंत्र की व्याख्या अरस्तु ने भी की है। प्लेटो भी कुलीन तंत्र की बात करता है। तो यह कुलीन तंत्र राज्य की सहायता करने के लिए सामने आते हैं। अब अर्थशास्त्र की जो राजनीतिक व्यवस्था है, परंपरा है, उसमें बहुत साफ बात लिखा है। अर्थशास्त्र की राजनीतिक परंपरा में राज्य सिर्फ धार्मिक नहीं रह जाता, राज्य सिर्फ सांस्कृतिक नहीं रह जाता है। राज्य धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है, लेकिन राज्य सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और सांप्रदायिक नहीं रह जाता या सांस्कृतिक नहीं रह जाता। राज्य का लौकिक रूप, भौतिक रूप भी सामने आता है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में राज्य के लौकिक, भौतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप को स्पष्ट करने की बात कौटिल्य अर्थशास्त्र ने आगे बढ़ाई। लौकिक विषयों का संचालन कौन करेगा? जो लौकिक विषय हैं, जो भौतिक विषय हैं, उसका संचालन कौन करेगा? उसका संचालन गांव से लेकर के केंद्र तक जो संगठन है, जो सत्ता है, वह गांव से लेकर केंद्र तक के संगठन और सत्ता उस लौकिक विषयों का संचालन करेंगे। अब ये फेडरलिज्म नहीं है तो क्या है? यही तो संघवाद है। गांव से लेके केंद्र तक राजनीतिक सत्ता का विकास, विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था। मतलब कौटिल्य ने विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था को तरजीह दी, समर्थन किया। इसमें न्यायालय की भी भूमिका स्पष्ट हो गई। न्यायालय की प्रशासनिक इकाइयां सामने आई, स्वायत्त शासित छोटे छोटे संस्थाओं का रूप सामने आया और इस ढंग से यह व्यवस्थित हुई कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्रीकरण भी हो और विकेंद्रीकरण भी हो। मतलब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौटिल्य अर्थशास्त्र में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का समन्वय स्थापित होने की बात की गई। यह अद्भुत राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, यही तो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के अद्भुत समन्वय को भारतीय संविधान उद्घाटित करता है। आइए, कौटिल्य भी इस बात को मान्यता देता है। जो सामाजिक विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, हर समाज में होते हैं। स्वार्थ के झगड़े हैं, खेत खलियान के झगड़े हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, ब्याह बेटे में झगड़े हैं, बहन भाई में झगड़े हैं। ये झगड़े समाज में उस समय भी चलते थे, आज भी चलते रहे। उसमें इन झगड़ों की एक सूची बनी और उस सूची में जो राष्ट्रीय मूल्य के झगड़े थे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के झगड़े थे, वह केंद्र सूची में आए। जो स्थानीय झगड़े थे वो स्थानीय सूची में आए। यही तो है भारत के संविधान का संघवाद। और क्या है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यह कौटिल्य भी कहता है। जो जो मुद्दे केंद्रीय हैं वो केंद्र में रहेंगे, जो जो मुद्दे क्षेत्रीय हैं वो राज्य में रहेंगे, और जो मुद्दे दोनों के बिना नहीं चल सकते समवर्ती सूची में रहेंगे। अब आप सोचिए कि संविधान अब बना है और कौटिल्य यह बात कब कह रहा है? अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से कह रहा है। धार्मिक विधि, कई प्रकार की विधि बनती है। धार्मिक विधि, राज्य विधि, सदाचार, परंपरा, संस्कार, संस्कृति आदि का आपस में समन्वय होता है। और यह समन्वय कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजनीतिक नैतिक व्यवस्था के समन्वय के रूप में सामने आता है। एक तरफ तो व्यक्ति का अब व्यक्ति की स्थिति क्या हो गई?
व्यक्ति की स्थिति ये हो गई कि एक तरफ तो व्यक्ति को राष्ट्र की नीति, राष्ट्रीय नीति का पालन करना पड़ता था और दूसरी तरफ व्यक्ति को स्थानीय नीति का भी पालन करना पड़ता था। यही आज संघवाद में भी है। आज भी भारत के नागरिक को केंद्रीय कानून भी मानना पड़ता है, राज्य के कानून भी मानने पड़ते हैं। यह बात कौटिल्य अर्थशास्त्र अपने संदर्भ में लिखता है। अब इस प्रकार देखिए कि राज्य को मानने वाले कानून, राज्य के द्वारा निर्मित होने वाले कानून इस तरह के बने कि वह केंद्रीय कानून का उल्लंघन न कर सके। यही संघवाद है। यही भारत में भी है। आज भी राज्य नियम बनाए, लेकिन वो नियम केंद्रीय कानून को चुनौती देने वाला ना हो, नहीं तो क्वैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जो काल है वह काल अभारतीय राजनीतिक व्यक्तियों के शक्ति में वृद्धि का काल है। अर्थशास्त्र में बाहर से आने वाली अभारतीय, अवैदिक, अव्यवस्थागत राजनीतिक शक्तियों का रूप बढ़ता है, सुदृढ़ होता है। वे राज्य के शक्ति का प्रयोग कर अपनी संस्कृति को भारत पर थोपने का काम कर रहे थे। वैदिकों ने आपको अपने जो भारतीय, मूल भारतीय थे, उनको अपने अस्तित्व को बचाने का संकट खड़ा हुआ। इसलिए जो अवैदिकों ने राजशक्ति का प्रयोग किया, तब वैदिकों ने भी या भारतीयों ने भी राजशक्ति का प्रयोग किया। वैदिक आधारों की रक्षा आवश्यक हो गई। भारतीय राजनीति में भारतीयता के मूल की रक्षा सुरक्षित हो गई और उसमें, उस सुरक्षा में समाज जो स्वायत्त और स्वतंत्र था, वह स्वायत्त और स्वतंत्र समाज राज्य का मुखापेक्षी हो गया, राज्य की ओर देखने लगा, केंद्रीय शक्ति की ओर देखने लगा कि हमको बचाइए। अब इस प्रकार वैदिकों और अवैदिकों, मूल भारतीयों और अभारतीयों के बीच में जब संघर्ष हुए, तो उस संघर्ष में राज्य ने निर्णायक की भूमिका अदा की, निर्णय देने लगा और यहीं से सुप्रीम कोर्ट के जैसी व्यवस्थाओं का विकास होता है। राज्य के पास दंडात्मक शक्ति थी। राज्य उस दंडात्मक शक्ति का स्वतंत्र और खुलकर प्रयोग करने लगा और उसकी शक्ति राज्य की कौटिल्य अर्थशास्त्र में इतनी बढ़ जाती है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के राज्य को धर्म प्रवर्तक तक माना गया। इतना सशक्त हुआ। कौटिल्य ने अपने राज्य को इतना सशक्त किया कि वह धर्म प्रवर्तक है, धर्म का प्रवर्तन करता है, धर्म की व्याख्या करता है। लेकिन ये कर्मकांड की व्याख्या वो नहीं करता, धर्म की व्याख्या करता, कर्तव्य की व्याख्या करता। युग परिवर्तन जब ये होता है, उस युग परिवर्तन में राजनीतिक शक्ति का विस्तार होता है, भौतिकवादी उपलब्धियां का विस्तार होता है, व्यक्ति राज्य विधि के पारस्परिक संबंधों में जो समस्याएं होती हैं उस पर राजनीति होती है। धर्मशास्त्रों के विपरीत अर्थशास्त्र के राजनीतिक परंपरा में व्यवहारिक और भौतिकवादी मूल्यों की उच्चता स्थापित होती है। धर्मशास्त्र में राजनीति नैतिक मॉडल के आधार पर चलती है, अर्थशास्त्र में राजनीति नैतिक और भौतिक मॉडल के आधार पर चलती है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में राजनीतिक आर्थिक सिद्धांत, अर्थशास्त्र की जो राजनीतिक परिभाषा है उसमें क्या क्या है? राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है। दूसरा क्या है? जन प्रशासन है, पब्लिक गवर्नेंस है। जन प्रशासन मतलब पब्लिक गवर्नेंस। फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है। युद्ध विद्या है, स्टडी ऑफ वॉर है। व्यवहार विधि है, लॉ है।
सामाजिक संगठन के साथ साथ ये सारे तत्व, ये ला, ये सारी व्यवस्थाएं जुड़ जाती हैं। अब अर्थशास्त्र का राजनीतिक परंपरा व्यवहारिक शास्त्र है और इसमें सिर्फ वचन नहीं है, यह व्यवहार में की जाने वाली राजनीतिक व्यवस्था है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया, विदेश नीति की परिभाषा दी गई, गुड गवर्नेंस का भाव रखा गया, लेकिन इन सारे तत्वों में प्रजा ही केंद्र बिंदु रहा, व्यक्ति केंद्र बिंदु रहा। व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजनीतिक परंपरा का विकास होता है। इसलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र, अब आप सोचिए कि ये एक अर्थशास्त्र है, इसके पहले के 7-8 अर्थशास्त्र अगर मिल जाते या खोज दी जाते तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था का रूप क्या होता, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। यह कौटिल्य अर्थशास्त्र, एक अर्थशास्त्र ने राजनीति के ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो राजनीति का सिद्धांत वैश्विक राजनीति का सिद्धांत है, और उस राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर फ्रेंच का रिवॉल्यूशन होता है, अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना होती है और ब्रिटेन के को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक आधार है, वह कौटिल्य अर्थशास्त्र के राजनीतिक मूल्य। धर्मशास्त्रों ने धर्म को जीवन का आधार बनाया, अर्थशास्त्र ने अर्थ को जीवन का आधार बनाया। दोनों में अंतर यह, धर्मशास्त्रों ने धर्म को राजनीतिक जीवन का आधार बनाया, अर्थशास्त्र ने अर्थ को राजनीतिक जीवन का आधार बनाया। और इसमें दंडनीति का भाव जब उठा तो अर्थ को जीवन का जैसे आधार बनाया, तैसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए, लूट खसोट रोकने के लिए दंड नीति का महत्व बढ़ा और कौटिल्य ने दंड नीति की परिभाषा दी। इसलिए नीलकंठ शास्त्री ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्लेस ऑफ अर्थशास्त्र इन एंशिएंट इंडिया में लिखा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, जन उपलब्धियों के लिए सरकार का विज्ञान है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, जन उपलब्धियों के लिए सरकार का विज्ञान, गवर्नेंस का विज्ञान। कौटिल्य अर्थशास्त्र गवर्नेंस का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और किसके लिए है गवर्नेंस? जनता की उपलब्धियों के लिए, जनता के गौरव के लिए, जनता के कल्याण के लिए। और इस आधार पर जो राजशक्ति थी कौटिल्य अर्थशास्त्र में, अब भी उस पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता। राज्य सामाजिक नियंत्रण करने का प्रयास करता है, लेकिन समाज अपना नियंत्रण राज्य को देने को तैयार नहीं होता। अर्थशास्त्र में धर्म एवं उस पर आधारित नैतिकता राज्य के साधन के रूप में प्रस्तुत होती है। मैकियावेली ने क्या कहा कि जो राज्य कहे वही धर्म, जो राज्य परिभाषित करे वही नैतिकता। कौटिल्य भी यही कहता है, कौटिल्य ये कहता है, लेकिन दोनों में तात्विक अंतर है। मैकियावेली स्पष्ट रूप से कहता है धर्म राज्य के अधीन रहेगा, कौटिल्य कहता है कि धर्म राज्य के अधीन नहीं रहेगा, धर्म की व्याख्या राज्य करेगा, लेकिन धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, धर्म को सुपरसीड नहीं कर सकता। धर्म की राज्य पर जो संप्रभुता धर्मशास्त्रों ने स्थापित की थी, उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और इसलिए धर्म को जो है सामाजिक व्यवस्था में सुरक्षा, अनुशासन, औदार्य, परोपकार, कल्याण और गरीबी उन्मूलन, गरीबी उत्थान के कार्यक्रम में राज्य को प्रेरित करता है। भौतिक मूल्यों का प्रभाव कौटिल्य अर्थशास्त्र बढ़ाता है, लेकिन उसका उपयोगितावाद के आधार पर संबंध तय होते हैं। बौद्ध क्रांति से वैदिक भारतीय समाज में विशृंखलता की स्थिति प्रारंभ हो गई। अर्थशास्त्र ने उस वैदिक समाज को पुनर्स्थापित करने पर बल दिया, और वह पुनर्स्थापित करने पर बल से कौटिल्य ने अपने युग में भारत के वैदिक समाज को बौद्ध क्रांति के बाद भी अपने को संयुक्त रखा, और अवैदिक जातियों, जो अभारतीय जातियां हैं, उनको नागरिक अधिकार से भी नवाजा। अगर नागरिक अधिकार अवैदिक जातियों को न देता कौटिल्य, तो समाज और विशृंखलित हो जाता।
इसलिए कौटिल्य ने बहुत चालाकी से अवैदिक अभारतीय जातियों को भारत में नागरिकता प्रदान की और राजनीति इस नागरिकता को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक परंपरा में राज्य का प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, सेना, आर्थिक नियोजन, राज्य के सप्तांग राज्य और कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रस्तुत किया। मतलब कौटिल्य अर्थशास्त्र की जो राजनीतिक परंपरा थी वह कल्याणकारी राज्य के रूप में थी और अर्थशास्त्र ने कल्याण को बल दिया। अब इसमें होता क्या है, राज्य के जो घटक हैं स्वाम्या मात्यम पुरम राष्ट्रम कोश दंड सुरित, 7 अध्याय 7 हैं। स्वामी, अमात्य, कोश, दंड, सुरित, मित्र, ये जो 7 भाव हैं, ये 7 भाव में राजा को सर्वोच्च बल, मतलब लीडरशिप को सर्वोच्च बल दिया गया। बिना लीडरशिप के राज्य के ये 7 अंग क्रियाशील नहीं हो सकते। कौटिल्य ने ऐसा माना। राज्य के अभाव में कौटिल्य ने कहा कि अगर राज्य का अभाव होता है तो मात्स्य न्याय की स्थिति होती है। जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, जैसे बलवान गरीब को खा जाते, जैसे धनवान अभावग्रस्त लोगों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से स्थिति पैदा होती है। इसलिए राज्य को सुदृढ़ होना जरूरी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने पहली बार सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विवेचन किया, जिसको हाब्स ने किया, जिसको लॉक ने किया, जिसको रूसो ने किया। तो मुझे लगता है हाब्स, लॉक, रूसो के पूर्व कौटिल्य अर्थशास्त्र था, इसलिए हाब्स, लॉक, रूसो ने कौटिल्य के अनुबंधात्मक सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्रेरणा जरूर ग्रहण की होगी और उसके आधार पर काम आगे बढ़ाया होगा। कौटिल्य ने राजा शब्द नहीं कहा, कौटिल्य ने स्वामी शब्द कहा। स्वामी का मतलब कि जो राज्य का अधिपति हो, जो राज्य का लीडर हो। लोकतांत्रिक देशों में राज्य का अधिपति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वामी का मतलब राजा से था और सप्तांग राज्य में स्वामी के महत्व को आगे बढ़ाने की बात की। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो राजनीति हुई वह एक स्वतंत्र राजनीति थी। उसमें भारत ने पहली बार अर्थशास्त्र की परंपरा के माध्यम से भारत में स्वतंत्र राजनीतिक विधा को, परंपरा को, विकास को बल दिया। कुछ विद्वान इसे मात्र धर्मशास्त्रों की परंपरा का विकास मानते हैं, लेकिन बीपी सिन्हा ने कौटिलियन स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट नामक ग्रंथ में लिखा